नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पार्टनरशिप अकाउंट्स टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस जो भी अभी तक पूछे गए उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक से संबंध में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जो कि 2015-16 के बाद में जो भी कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड इस टॉपिक से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले 2015-16 जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया था कि समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं किसके लिए? कमीशन के लिए, ऋणों पर ब्याज के लिए, पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन के लिए, वेतन के लिए। इस क्वेश्चन का जवाब हम कंसेप्ट को सीखने के बाद निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आपको नया लाभ अनुपात कैसे ज्ञात करना है उसके संबंध में पूछा गया है। स्कूल लेक्चर 2015 में प्रत्येक साझेदार के लिए स्थिर पूंजी के अधीन पूंजी खाता वह कौन सा अकाउंट खोला जाता है, इसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन 4, एक फर्म में साझेदार का दायित्व क्या होता है? 2015 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसको। एक साझेदार जिसके किसी फर्म से संबंधित होने की जानकारी सामान्य जनता को नहीं है क्या कहलाता है? ये स्कूल लेक्चर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं क्या होता है? ये 2018 स्कूल लेक्चर में पूछा गया। और एक क्वेश्चन आपका 2018 में और पूछा गया जिसमें आपको विड्रॉल ड्राइंग जितना अमाउंट किया उसके बारे में बताया गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में जो कि 2022 स्कूल लेक्चर का एग्जाम होता है उसमें पूछा कि द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, और एक त्याग का अनुपात कैसे निकाला जाता है 2022 में पूछा गया। मतलब हर एक एग्जाम जो कॉमर्स से संबंधित हुए हैं उन हर एग्जाम में पार्टनरशिप बेसिक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली पूछे ही जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन तो यहां से उठेंगे ही उठेंगे। तो हमें इसके कंसेप्ट को पहले समझ लेना चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पार्टनरशिप कंसेप्ट है क्या। देखिए पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है एक प्रकार से ये, और ये रिलेशनशिप किन के बीच में होती है? ये रिलेशनशिप हमारी फर्म और पार्टनर्स के बीच में होती है। और ये क्यों होती है? फर्म्स एंड पार्टनर्स के बीच में ये रिलेशनशिप होती है और ये इसलिए होती है कि ये पार्टनर्स जो है, जो कि किन की संख्या क्या है, जो कि 2 या अधिक पर्सन मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। और ये एसोसिएशन किस लिए बनाते हैं? ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस कर सके, और बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब ये जो बिजनेस किया जाता है वो बिजनेस जितने भी शामिल पार्टनर्स हैं उन सबकी तरफ सब मिलकर कर सकते हैं, या उनकी तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर ही सक्रिय रूप से वो व्यवसाय का संचालन में अपना योगदान देते हैं, वो कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो कि एक लीगल इनके बीच में एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें सारी शर्तें लिखी होती है कि इनकी जो पार्टनरशिप है कब तक चलेगी, दूसरा क्या व्यवसाय किया जाएगा, उनके सभी साझेदारों के नाम, पता, उनके बारे में सारी सूचनाएं, और कैसे इनकी डीलिंग होगी, सैलरी के संबंध में, इंटरेस्ट के संबंध में, सारे रिलेशन, मतलब जो भी इसका बिजनेस किया जाता है उनके बीच में किस तरीके का व्यवहार होगा इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप के अंतर्गत, वो सारा एक रिटन जो है लिखा हुआ होता है एग्रीमेंट के रूप में, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो बिल्कुल अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स के लिए। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है पार्टनरशिप्स के, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक फर्म में साझेदार का दायित्व होता है, देखो 2015 में। तो देखो यहां पर सीधा क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि यहां पर जो है दायित्व असीमित दायित्व होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा गया और ये बेसिक फीचर्स में आ रहा है पार्टनरशिप के, ठीक है। दूसरा यहां पर एक क्वेश्चन अब और पूछ सकते हैं, वो ये है कि अधिकतम कितने पार्टनर हो सकते हैं। देखो ये पार्ट्स यहां पर मिनिमम तो 2 होते हैं, परंतु अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 2013 जो कंपनी एक्ट आया उसके अंतर्गत बताया गया सेक्शन 464 के अंतर्गत की 100 अधिकतम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 100। परंतु कंपनीज एक्ट जो 2014 रूल आया, कंपनीज एक्ट के सबऑर्डिनेट रूल्स आया, नियम 2014 आया, जिसमें बताया गया कि अधिकतम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है आपसे। तो मिनिमम तो 2 होते हैं, परंतु अधिकतम कितने होते हैं?
तो कंपनीज एक्ट 4 जो 2013 है, जिसकी सेक्शन 464 है, वो कितना कहता है 100 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, परंतु नियम कितना कहता है, कंपनी नियम 2014 50 ही होते हैं। तो मोस्ट आपको क्या करना है, सही उत्तर आपके लिए क्या होता है 50 होगा। दूसरा, ये पार्टनरशिप बनती किसके लिए, तो टू कैरी द बिजनेस। ओके, यहां आपको ये ध्यान देना है। और अभी कुछ रूल्स से जो पार्टनरशिप डीड मैंने आपसे बताएगी, ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लेते हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म, देखिए ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में क्या कहलाता है, देखो सीधा आंसर आ रहा है इसका, ये पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ओके, दूसरा यहां पर एक मैं और बता दूं आपको कि यहां जो रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स और फर्म के बीच में, तो एक नियोक्ता के साथ साथ एक एजेंसी की रिलेशनशिप होती है, एजेंसी के रूप में वर्क किया जाता है। तो यानी कि जो पार्टनर्स है वो एक एजेंट के रूप में वर्क करते हैं, अभिकर्ता के रूप में वर्क करते हैं। और इसका भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार नियोक्ता एवं क्या होते हैं, अभिकर्ता होते हैं, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल इसकी जो बेसिक फीचर्स है वहीं से आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तब क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें बता रखा है नो पार्टनर्स हैज टू राइट टू सैलरी, मतलब किसी भी पार्टनर को सैलरी देने की कोई अधिकार नहीं होता, वो सैलरी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, किसी प्रकार का इंटरेस्ट जो है अलाउड नहीं होता है कैपिटल के ऊपर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तीसरा आपका नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, साझेदार के द्वारा जब फर्म में पैसा लगा जाता है तो वो पर्सनल यूज के लिए जब निकालता है तो ड्राइंग कहलाता है, तो ड्राइंग के ऊपर भी फर्म जो है इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती। परंतु इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ये ध्यान रहे कि पार्टनर जब फर्म को एज ए लोन कोई राशि उपलब्ध कराता है, तब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनी हुई है फिर भी उस पार्टनर को ये राइट है कि वो 6% पर एनम की रेट से ब्याज उठा सकता है। और प्रॉफिट और जो लॉस है वो बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वली शेयर किए जाते हैं। बाकी अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई फला फला अनुपात में हम प्रॉफिट एंड लॉस बियर करेंगे, तो वो अनुपात को फॉलो किया जाएगा। परंतु जब यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सबसे पहला हम लाभों और हानियों को सभी साझेदार बराबर बांटेंगे। दूसरा, उसको अधिकार क्या होगा कि वो इंटरेस्ट ऑन लोन पर 6% पर एनम की रेट से चार्ज कर सकता है, बाकी उनको किसी प्रकार का कोई सैलरी नहीं दी जाती। दूसरा, किसी प्रकार का इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा और नई फर्म जो है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये कुछ रूल्स लागू होते हैं। और इसके संबंध में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो 2015-16 में पूछा गया, वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पर समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। देखिए ऑप्शन ए कमीशन के लिए, ऋणों पर ब्याज के लिए, पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन के लिए, वेतन के लिए। तो आप कहोगे सिर्फ ऋणों पर ब्याज के लिए जो है वो अधिकारी हैं, बाकी और किसी के लिए अधिकारी नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या किया जाता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहां पर हम 2 प्रकार के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। एक आपका जो फर्म बिजनेस करती है, फर्म बिजनेस करती है तो एक तो आउटसाइडर्स होते हैं और इनसाइडर होते हैं। इनसाइडर का मतलब यहां पर पार्टनर्स से होता है, और फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है और उसको जिन अकाउंट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है वो पार्टनरशिप अकाउंट कहलाते हैं। और फर्म जो कि बिजनेस करती है, बिजनेस जो किया जाता है आउटसाइडर्स जो हैं, जहां पर हम बिजनेस करते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है, उसके लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे सोल प्रॉपर्टरशिप के लिए भी अपन ने पढ़ा कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनती है, तो वैसे यहाँ पर भी वही बनती है। तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, जहां से हम जो फर्म ने जो बिजनेस किया उससे लाभ या हानि हुई उसके बारे में पता चलता है, और क्या व्यवसाय की स्थिति है उसके बारे में पता चलता है। और उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन कैसे करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो वो उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट से ट्रांसफर किया जाता है, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के लिए और फर्म के लिए, वो यहां पर इसके डिस्ट्रीब्यूशन को डेबिट साइड हम दिखाते हैं। और क्रेडिट साइड यदि पार्टनर्स के द्वारा यदि फर्म को किसी प्रकार की राशि का भुगतान किया गया, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो इसके क्रेडिट साइड ट्रांसफर की जाती है।
और फिर जो कोई प्रॉफिट और लॉस इसमें से बचता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर इसके सबसे पहले प्रॉफिट का बैलेंस जो है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस जो है P&L अकाउंट से इसके क्रेडिट से ट्रांसफर किया जाएगा, और लॉस है तो इसके डेबिट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो इसके इस खाते के डेबिट से हटाएंगे, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हो, या और अदर किसी रूप से रेंट के रूप में, किसी प्रकार से हो जो कि एक पार्टनर्स को दिए जाएंगे, तो वो सारे इसके डेबिट से आ जाएंगे। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर उनके लाभों के अनुपात जो होंगे उसके अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं इसके साथ ही, और जो कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उनको रखने की दो विधियां हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। देखो फिक्स्ड कैपिटल जिसके नाम से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो फिक्स्ड नेचर का होता है। यहाँ पर दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं और एक पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पर फिक्स नेचर का होता है, अर्थात जब तक पार्टनर के द्वारा अपनी पूंजी में से कोई राशि निकाली नहीं जाती और लगाई नहीं जाती, तब तक इस खाते का बैलेंस जो है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा। जिस वर्ष या जिस समय वो राशि बिजनेस में लगाता है या विड्रॉ करता है, उस केस में ही इसका जो है पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है, अन्यथा हमेशा हर साल जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो का वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल का होता है। तो ये ध्यान रहे हमें कि फिक्स्ड कैपिटल में दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जितने पार्टनर होते हैं उनके साथ अकाउंट बनता है, जैसे दो पार्टनर है तो ए और बी, और ऐसे ही आपके क्रेडिट साइड भी ए और बी बनाया जाता है। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यानी इसका कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बीडी करके हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। और जो राशि पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करती है, यानी पार्टनर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कैपिटल, तो वो उसके क्रेडिट साइड आएगी, और जो पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करती है, उसकी कैपिटल कम करती है, वो डेबिट साइड आएगी। जो कि विड्रॉ का जो केस है, पूंजी निकालना, विड्रॉल करना, वो उसके अंदर आ जाएगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल की बात कर रहा हूं। दूसरा अकाउंट जो है इसका क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसके अलावा, कैपिटल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं फर्म और साझेदार के बीच में, चाहे वो सैलरी पेड की हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, या ड्रॉइंग्स के बारे में बात की हो, कमीशन के बारे में बात की हो, वो सारा इस पार्टनर्स के अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होता है। और इस खाते का बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, परंतु पार्टनर्स कैपिटल खाते का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है किस प्रकार का होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, या डेबिट और क्रेडिट होता है, या ऑल ऑफ द अबोव? हमें ध्यान रखना, डेबिट एंड कैपिटल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, परंतु पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा। दूसरा जो मेथड है अकाउंट का वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट नहीं बढ़ता, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। यानी यहां पर जो कैपिटल का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे, कैपिटल के अलावा भी ट्रांजैक्शंस होंगे, वो क्या होगा? फ्लक्चुएट होता रहता है। यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कभी सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जो भी कैपिटल के अलावा, जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, ये सारे ट्रांजैक्शन जब एक ही खाते में लिखे जाए तो वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के द्वारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो किया जा रहा है। परंतु जब इनको सेपरेट किया जाए, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो अलग अकाउंट में लिखे जाते हैं। सैलरी से संबंधित हो गया, कैपिटल के संबंध में हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संबंध में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अंतर्गत, तो वो सब किस में आ जाएगा? करंट अकाउंट में आ जाएगा। और बाकी सिर्फ कैपिटल लगाना और निकालना, वो ट्रांजैक्शन अगर किसी एक खाते में रिकॉर्ड किया जाए तो वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। और ये किस विधि के अंतर्गत आएगा? जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विधि है उसके अंतर्गत आएगा। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो इसके संबंध में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ कौन सा अकाउंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि स्कूल लेक्चर 15 में पूछा गया कि प्रत्येक साझेदार के लिए स्थिर पूंजी विधि के अधीन पूंजी खाता वह कौन सा खाता बनाया जाता है? बिल्कुल साझेदार का चालू खाता यहां पर बनाया जाता है। तो ये आपका सीधा उत्तर आपका क्लियर हो जाता है जब यदि हमें कंसेप्ट के बारे में पता है। तो 3 नंबर जो है साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है, ये आपका सही उत्तर पाया जाएगा। नेक्स्ट आपका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है?
देखिए, हम जानते हैं कि पार्टनर के द्वारा क्या किया जाता है, फर्म के अंदर व्यवसाय करने के लिए राशि लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, अब इस कैपिटल का फर्म के द्वारा उपयोग किया जाता है, और उपयोग करना किसमें किया जाता है, बिजनेस के अंदर उपयोग किया जाता है, और बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, और बिजनेस से पैसा लगाने पर प्रॉफिट या लॉस होता है जिसको साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, परंतु साथ में ध्यान रखिए कि इस कैपिटल का बिजनेस में पैसा लगाना, एक कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या है, एक लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब ये किसने लगाया पैसा, ये साझेदार ने लगाया है। तो साझेदार को इस राशि को लगाने के लिए इसको कोई ना कोई राशि भुगतान करनी पड़ती है, कंपनसेशन की राशि, क्योंकि यदि ये राशि अगर ये फर्म में नहीं लगाता तो वो कहीं अन्यत्र लगाता और वहां पर उसे कुछ ना कुछ ब्याज की बैंक में जमा करा था, तभी ब्याज के रूप में कोई राशि प्राप्त होती, यानी कि अपॉर्चुनिटी लॉस उसको हुआ है। तो उस अपॉर्चुनिटी लॉस कंपनसेशन के रूप में इंटरेस्ट पेड किया जाता है, और वो इंटरेस्ट जो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। और इस राशि का जब बिजनेस में उपयोग किया जाएगा, बिजनेस में उपयोग कौन करेगा, साझेदार ही करेंगे, उसके बनिस्पत जो राशि मिलेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। वो उनके जो भी खर्चे उनको घटाने के, इनकम के अंतर्गत खर्चे घटाने के बाद जो होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो प्रकार से चार्ज किया जाता है। एक ऐसे चार्ज किया जाता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट किया जाता है, और एक एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट माना जाता है। तो ये आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए कि यदि एप्रोप्रिएशन माना जाए तो एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, ये यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए। चार्ज ऑन प्रॉफिट माना जाए तो भले आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको देना ही होगा हर हाल में, परंतु यदि एप्रोप्रिएशन माना जाए तो प्रॉफिट के केस में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। ये दोनों डिफरेंस होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। ये डिसीजन होगा आपकी पार्टनरशिप जो डीड है, जहां पर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, वहां पर ये डिसीजन आपसे होगा। दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है कि अब जो पार्टनर है, पार्टनर के द्वारा क्या है कि पर्सनल यूज के लिए कोई राशि निकाली जाती है, फर्म से विड्रॉ की जाती है, तो वो राशि जो है ड्रॉइंग कहलाती है। और ड्रॉइंग के ऊपर जैसे जिस तरीके से फर्म जो है साझेदारों का पैसा को उपयोग करती है और उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी लॉस के रूप में ब्याज चुकाती है, वैसे ही साझेदार भी क्या करेंगे, फर्म के अंदर से राशि विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी लॉस के रूप में साझेदार जो है उस इंटरेस्ट की ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहलाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहलाता है, और वो एक फर्म के लिए एक इनकम का सोर्स बनती है। राइट, अब हम इसकी बात करें कि इसको कैलकुलेशन कैसे करें, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक बता रखा है कि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण किया जाता है, यानी हर जो साझेदार है वो अलग अलग डेट्स में अलग अलग राशि का विड्रॉल करे, तो कैसे कैलकुलेशन किया जाए। फिर एक कहता है कि नियमित अंतराल के रूप में अगर राशि निकाले वो, तो किस तरीके से किया जाता है। यदि वो विभिन्न तिथियों पर असमान राशि का आहरण करता है तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। ये इतना सा याद होना चाहिए, प्रोडक्ट मेथड का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम कहते हैं कि जितनी राशि उसने निकाली, जिस समय के लिए निकाली है, ठीक है, 2 महीने के लिए अगर उसने विड्रॉ करके रखी है तो 2 महीने का ब्याज उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 महीने के लिए निकाली तो 4 महीने का ब्याज उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट मेथड के रूप में इसको कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा एक फिक्स्ड फॉर्मूला लगता है जिसमें कैसे कि नियमित अंतराल होना चाहिए और समान राशि। इससे संबंध में क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछा भी जाता है कि जैसे कोई साझेदार है और वो प्रत्येक माह के शुरुआत में या मध्य में या अंत में, प्रत्येक माह के शुरुआत में, मध्य में या अंत में अगर वो राशि फिक्स्ड राशि निकालता है, ड्रॉइंग करता है, तो उसे स्टार्ट में निकालने पर 6.5 महीने का, मध्य में निकालने पर 6 महीने का और अंत में निकालने पर 5.5 महीने का ब्याज लगता है। और यदि वो यही चीज त्रैमासिक रूप में यानी क्वार्टरली निकाले तो उस केस में स्टार्टिंग में जब निकालता है तो 7.5 महीने का, और मध्य में निकालता है तो 6 महीने का, और एंड में निकालता है तो 4.5 महीने का निकलता है। जैसे हम कहें कि कोई मिस्टर एक से पार्टनर है जो कि 200 रुपए महीने के स्टार्ट के अंदर हर महीने निकालता है, तो हम कहेंगे साल भर का कितना विड्रॉ कर लेगा, वो ड्रॉ कर लेगा कि भाई 12 दूनी 2400 रुपए ड्रॉ कर लेगा। तो उसके लिए फिक्स्ड फॉर्मूला क्या लगेगा, 6.5 महीने का इसका ब्याज लगाना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है तो 10/100 करके इस तरीके से फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉइंग की राशि, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की राशि निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका हुआ जिसमें
ये कंडीशन होनी चाहिए कि राशि जो होती है समान होनी चाहिए और अंतराल जो होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा। एक तीसरा केस इसके अंतर्गत ये होता है कि वो इसमें कोई सूचना में नहीं दी होती, ऐसे लिखा होता है कि मिस्टर एक्स पार्टनर है और वो समान रूप मतलब ये कहा जाता है कि वर्ष भर वो राशि जो विड्रॉ करते हैं और एक राशि दी हुई होती है। तो अब वर्ष के दौरान इतनी करते हैं और राशि दी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं उसको आधे साल का मानकर उसको उसकी जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। यानी कि 10,000 रुपए अगर उसने ड्रॉइंग किए हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम कहते हैं कि 10,000 रुपए उसने ड्रॉइंग किया हुआ है, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो हम कहेंगे इसको 6/12 यानी आधे साल का मानकर उसको निकाल लेंगे जितना भी बनता है। यानी कि यहां पर से कि ये हम कहें 1,000 रुपए बनता है, तो उसके हिसाब से हम आधा यानी कि 500 रुपए जो है मान लेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूप में होगा। तो ये एक तरीका होता है। ये असमान समय में और असमान राशि अगर है तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करेंगे, जहां पर फॉर्मूला लग सकता है यानी कि नियमित रूप से राशि निकाली जाए और नियमित राशि भी होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड राशि भी होनी चाहिए और नियमित अंतर होना चाहिए, तो उस केस में फॉर्मूला लगा लेंगे। और यदि वर्ष के दौरान वर्ष भर वो पैसा निकालता है, उसके बारे में और कोई समय के संबंध में सूचना हमें नहीं दी गई है, तो उसे हम आधे वर्ष का जो है ब्याज निकालेंगे। ये एक फर्म के लिए क्या हो जाती है, इनकम का पार्ट होती है। ठीक है, अब कुछ पोटेंशियल क्वेश्चन है, उससे पहले जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम सोल्व कर लेते हैं एक बार और फिर हम टॉपिक पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सोल्व हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है नया लाभ हानि अनुपात निकालने का है। तो नया लाभ हानि अनुपात निकालने के लिए हमें क्या सूचनाओं को देखना होगा कि किस तरीके से सूचना हमें दी गई है। देखिए यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो उन्होंने बता रखा है। एक्स और वाई के लिए सूचना दे रखी है आपको कि एक्स और वाई जो है लाभ हानि अनुपात जो है 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो है वो क्या कर रहे हैं, सी को जेड को 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया, जो कि जेड अपना हिस्सा 1/5 जो है एक्स से तथा 1/10 वाई से प्राप्त करता है। ओके, तो यहां आप सूचना लिखें और जेड को उन्होंने 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया, जो कि एक्स से कैसे प्राप्त करता है 1/5 और वाई से प्राप्त करता है 1/10 और कुल मिला के उसका हिस्सा कितना है 3/10 है। तो यहां पर एक ट्रिक है जो आपको समझनी चाहिए कि हमें यदि इस तरीके की सूचना दे रखी तो पहले एक्स और वाई का हिस्सा जोड़ के देख लीजिए कितना होता है। एक्स ने त्याग किया 1/5 और वाई ने त्याग किया 1/10, तो कुल मिलाकर 5 दूनी 10, 10 2 + 1 यानी 3/10, अर्थात इन दोनों का योग जो है जेड के कुल हिस्से के बराबर आ रहा है, यानी 3/10 कुल साथ में इन दोनों के त्याग के बराबर हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर एक्स का नया लाभ अनुपात क्या होगा, आप कहोगे 5/8 माइनस इतना 1/5 किसको दिया उसने, जेड को दिया, और वाई के लिए क्या कहोगे 3/8 और कितना दिया इसने 1/10 दिया। तो यहां पर आप कैलकुलेशन कर ले 40, 5 25 और 5 8 40, ठीक है, और यहां पर भी एलसीएम निकाल दें 8 10 10 का एलसीएम हमको आने चाहिए, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो ये 40, 8 5 40, 5 3 15, 10 चौक 40 4, तो ये 5 और ये 17/40, 11/40 और इसका हिस्सा है ये 3/10, तो इनको सबको साथ में लिख लें तो आप पहुंच जाएंगे 17/10, 11/40 प्लस 3/10, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 40, 17 + 11 और 10 चौक 40, 4 3 12 12, 17 11 12 ये हो जाएंगे आपके 40/40, यानी 17 11 12 जो है वो सही उत्तर होगा। तो चेक कर लें यहाँ पर उत्तर आपका 17 11 12 जो डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि ये टोटल बराबर नहीं मिलता तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनके इंडिविजुअल हिस्से को जो अभी वे प्राप्त कर रहे हैं उनके त्याग के अनुपात से गुणा करते हैं और देन उसके बाद जो है उनके ओल्ड रेशियो से लेस करते हैं, तब जाकर हम उस कैलकुलेशन पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें आपको बता रखा है एक साझेदार जिसके किसी फर्म से संबंधित होने की जानकारी सामान्य जनता को नहीं है। देखिए, सक्रिय साझेदार वो साझेदार होते हैं जो व्यवसाय के अंदर जो शामिल होते हैं, अनुबंध के आधार पर शामिल होते हैं, और दूसरा उसका केस क्या होता है, ये इनकी विशेषता होती है कि व्यवसाय में सक्रिय रूप से व्यवसाय को संचालित करते हैं, एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
परंतु जो सुसुप्त जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी सूचना वो अनुबंध के अंतर्गत शामिल होते हैं व्यवसाय के अंतर्गत, परंतु वो जो है स्लीपिंग होते हैं, व्यवसाय में एक्टिवली वर्क नहीं करते, यानी जनता को इनके बारे में कोई सूचना नहीं होती है। तो ये जो दूसरे जो टाइप के पार्टनर है यानी सुसुप्त साझेदार है वो ही क्या कहलाते हैं, सामान्य जनता को इसके बारे में पता हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट ABCR पार्टनर्स इन फर्म, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जो कि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि 3000 रुपए, देखिए समझे इसको, 3000 रुपए एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर माह के प्रथम बिगिनिंग के अंदर वो 3000 रुपए, यानी कि नियमित अंतराल भी है और फिक्स्ड राशि भी है, तो कुल मिलाकर 3000 रुपए विड्रॉ करता है, यानी कि पूरे साल भर कितने करेगा, 12 × 3 यानी भारतीय 36,000 रुपए वो ड्रॉ करेगा। और अगर मतलब स्टार्टिंग में कर रहा है तो 6.5 महीने का इसका ब्याज लग जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, 12% इंटरेस्ट रेट है। तो हम कहेंगे 2 0 से 2 0 कट गए, 12 दूनी 36, 20, तो ये हो गया 165 दूनी 130, 13 130 इंटू 12, 0 भारतीय 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 कम 12 3, 1560 रुपये। कैलकुलेशन एरर है, इसको वापस कर लो आप। 36,000 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, 3000 भारतीय 36,000, ठीक है, ये हो गया 12/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 36 और 65 को मल्टीप्लाई कर लें आप, 6 पंजा 30, 0, 6 3 36, 36 और 3 कितने हो गए 39, 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 3 18 और 1 19, 0, 9 5 14 का 4 हासिल लगा 3 और 1 4, 4 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 और 1 2, 2340। तो ये आपका डी जो है वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशंस देख लें आप। और क्वेश्चन नंबर 9, ए एवं बी 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं और सी को प्रवेश दिया, ए ने अपने हिस्से का 1/5 उसे सम्मिलित किया और बी ने अपने हिस्से का 2/, और त्याग का अनुपात पूछा गया है। हम जानते हैं कि न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो हमें यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो ही निकालना है, तो कहेंगे ए ने अपने हिस्से का, ए का हिस्सा है कितना 3/5, अपने हिस्से का कितना 1/5, और बी अपने हिस्से का, बी का हिस्सा कितना है 2/5, और उसका कितना दिया उसने 2/5, तो कहेंगे कुल मिलाकर 3/25 और 2 दूनी 4/25 यानी 3:4, ये जो है त्याग का अनुपात होगा, यानी ये जो उत्तर है सी 3 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है, त्याग का अनुपात पूछा गया इसलिए इस तरह से निकाल लेंगे। और दूसरा आप क्या कहोगे, अगर यहाँ पे नया लाभ अनुपात पूछा होता तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास आ गया, अब आप ओल्ड में से सेक्रीफाइस रेशियो को डिडक्ट कर दीजिए, आप नए लाभ अनुपात में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट हम लास्ट जो पोटेंशियल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन ए गारंटी बाय द अदर पार्टनर, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। ये कह रहा है कि अगर पार्टनर जो एक पार्टनर जो दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि आपको लाभों की गारंटी मैं देता हूं, तो लॉस कौन बियर करेगा, वही पार्टनर बियर करेगा जो कि इस तरह की गारंटी देता है। यदि फर्म गारंटी देती है तो जो साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि अनुपात में गारंटी को बियर करते हैं अगर किसी प्रकार की हानि होती है। तो जो पार्टनर गारंटी देता है वही किसी प्रकार की अगर डिफिशियंसी होती है उसकी राशि में तो वो उसको भुगतान करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है 6% पर एनम के रूप में राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अब फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स देखो कितने हो सकते हैं, 100 दिए हुए कंपनीज एक्ट में, परंतु नियम के अंतर्गत कितना कहते हैं मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ विड्रॉ 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। जैसे यहाँ पर आपको कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं दिया हो तो आप कहोगे 24,000 रुपए साल के दौरान किया है, तो हमें कहा कि आधे साल का निकाल दीजिए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, तो बिल्कुल यहाँ 2 0 1 0 24 का आधा कितना हो गया 1200, यानी 1200 रुपए जो है यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो बेसिक क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेसिक से, पार्टनरशिप बेसिक से, वो हम आपको लगभग बता दिए हैं। तो आप इसको पूरा ढंग से सुन लें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।